दोस्तों 9 मार्च 2022 को एक प्रोजेक्टाइल प्रोफाइल भारतीय हदूद से पाकिस्तान में आकर गिरा। ये मिसाइल पंजाब के शहर मियां चनू में आकर गिरा और बाद में जब DGISPR का स्टेटमेंट आया तो उसमें उन्होंने कहा कि ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल था। और फिर इंडिया का भी एक स्टेटमेंट आया कि ये एक तकनीकी गलती की वजह से फायर हुआ और पाकिस्तान में जाकर गिरा। बहरहाल इससे कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, मगर पाकिस्तान ने इस पर बहुत ही सीरियस कंसर्न्स दिखाए हैं और तहकीकात शुरू कर दी हैं। मगर यहाँ ये सवाल उठता है कि ये सुपरसोनिक मिसाइल्स क्या होते हैं, ये सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये दुनिया में कितने ममालिक के पास है और कौन कौन से ममालिक इसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान के पास भी ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है या इसको डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, और चूंकि इंडिया इसको डेवलप कर चुका है तो उसके पाकिस्तान पर क्या इम्पैक्ट होंगे। और दुनिया में जो न्यूक्लियर आर्म्स की रेस लगी हुई थी अब हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की तरफ गामजन है। आइए इसको जरा डिटेल में देखते हैं। दोस्तों कुछ अर्सा पहले तक दुनिया न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर रही थी अपने दिफा को मजबूत करने के लिए और खुद को किसी भी बड़े वॉर से बचाने के लिए, मगर अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से वॉर्स का नेचर बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। कुछ ममालिक साइबर वेपन्स को डेवलप कर रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स के मुकाबले में ये थोड़े से लो कॉस्ट हैं और इसके अलावा उन्हें मेंटेन करना भी आसान है। इससे न सिर्फ अपोनेंट के क्रिटिकल एसेट्स को टारगेट किया जा सकता है बल्कि इसके अलावा उन्हें इनइफेक्टिव भी किया जा सकता है। हाल ही में अमेरिका ने ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज के खिलाफ स्टक्सनेट का इस्तेमाल किया। नाइट्रोज्यूस भी डेवलप कर चुका है जिसकी मदद से दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को नाकारा किया जा सकता है। इसके अलावा उसके कम्युनिकेशन सिस्टम को और दूसरे क्रिटिकल एसेट्स को टारगेट किया जा सकता है। दोस्तों न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप किया जा रहा था डेटरेंस पोस्चर को मेंटेन करने के लिए। जो एंटी सैटेलाइट वेपन्स डेवलप हो रहे हैं उसने बुरी तरह से डेटरेंस पोस्चर को और डेटरेंस इक्वेशन को डिस्टर्ब किया। इन सैटेलाइट्स में एक बड़ा मसला ये भी है कि ये दोनों न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी करता है। इसका मतलब ये है कि जो दूसरा अपोनेंट मुल्क है वो मिस इंटरप्रेट कर सकता है इस सैटेलाइट को लेकर और उसके मुकाबले में अपने न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल कर सकता है जिससे एक न्यूक्लियर वार हो सकती है। इस सूरत हाल से निपटने के लिए यूएस ने एक वाज़ेह पॉलिसी बनाई हुई है कि एयर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे जिस भी किस्म का हो वो वाइटल होगा और उसके खिलाफ एक न्यूक्लियर रिस्पॉन्स हो सकता है। दोस्तों हाइपरसोनिक वेपन्स दुनिया के लिए एक उभरता हुआ खतरा है और न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज में इस हवाले से एक हलचल भी नजर आती है। चूंकि ये हाइपरसोनिक वेपन्स अपनी मैनोवरेबिलिटी यानी नकलो हरकत और हाई स्पीड की वजह से अपोनेंट के बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को भी नाकारा कर सकते हैं और बाईपास कर सकते हैं। ज्यादातर ममालिक हाइपरसोनिक वेपन्स को डेवलप कर रहे हैं कन्वेंशनल वार हेड्स को कैरी करने के लिए, मगर कुछ ममालिक जैसा कि रशिया न्यूक्लियर टिप्ड वेरिएंट को डेवलप कर चुका है जिसकी वजह से हाइपरसोनिक वेपन न्यूक्लियर वार हेड्स को भी कैरी कर सकता है। और इस वजह से अमेरिका भी अब इस हाइपरसोनिक वेपन्स के न्यूक्लियर वर्जन की तरफ बढ़ रहा है। आइए इन हाइपरसोनिक वेपन्स का स्ट्रक्चर देखते हैं। दोस्तों हाइपरसोनिक वेपन्स कम्बिनेशन होते हैं बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल का, क्योंकि इनके पास बैलिस्टिक की स्पीड होती है और क्रूज मिसाइल की नकलो हमल की सलाहियत, और इस खसूसियत की वजह से ये अपोनेंट के टाइम, डिस्टेंस और डिफेंस सिस्टम को बाईपास कर जाते हैं और उसके लिए ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड एंड एक्ट साइकिल को मुतासिर करते हैं। इसीलिए दुनिया की बड़ी पावर्स को ये एक दिलकश ऑप्शन नजर आता है। दोस्तों हाइपरसोनिक वेपन्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स और दूसरे होते हैं हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स। दोस्तों हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स एक रॉकेट बूस्टर के ऊपर जुड़े होते हैं जो मैच 5 की स्पीड से आउटर एटमॉस्फेयर में जाता है। अर्थ सर्विस से 40 से 100 किलोमीटर दूर पहुंचने के बाद ये रॉकेट बूस्टर से खुद को अलग कर लेते हैं और अपने मोमेंटम के थ्रू स्ट्रेटोस्फेयर को पार करते हैं। कुछ लॉन्गर रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हाइपरसोनिक स्पीड से सफर कर सकते हैं, मगर ये ग्लाइड व्हीकल्स अपनी नकलो हमल की सलाहियत और स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर रहने की वजह से राडार से बच जाते हैं बनिस्बत बैलिस्टिक मिसाइल्स के। दूसरी तरफ हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को किसी रॉकेट बूस्टर की जरूरत नहीं होती। वो एक सुपरसोनिक कंबस्टन रैमजेट का इस्तेमाल करते हैं जिसे एयर ब्रीथिंग इंजन भी कहा जाता है। इन्हें एयर ब्रीथिंग इंजन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये हवा से ऑक्सीजन लेते हैं और उसे अपने हाइड्रोजन फ्यूल में मिक्स करके कंबस्टन पैदा करते हैं। मगर ऑन बोर्ड इंजन होने की वजह से हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की जो रेंज है वो कम होती है। दोस्तों इन हाइपरसोनिक वेपन्स पर रिसर्च और डेवलपमेंट की दौड़ शुरू होती है लेट 1950 से, जब यूएस ने अपना प्रोजेक्ट डायनासोर लॉन्च किया जिसका मकसद एक ग्लाइड सिस्टम को डेवलप करना था, जो फिर बाद में 1963 में बंद हो गया। सोवियत यूनियन टूटने के बाद रूस ने भी 1990 की दहाई में इसी तरह का एक सुपरसोनिक डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया और 30 साल की रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद
फाइनली रशिया दुनिया का पहला मुल्क बना इस टेक्नोलॉजी को ऑपरेशनलाइज करने वाला। इसके बाद 2000 के डेकेड में चाइना ने इस हाइपरसोनिक वेपन्स पर काम शुरू किया और आज वो भी एक हाइपरसोनिक वेपन रखने वाला मुल्क है। इसके अलावा यूके, फ्रांस और इंडिया भी अब हाइपरसोनिक डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया में ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स में वो पीछे नहीं रहना चाहते। रशिया और चाइना इस हाइपरसोनिक वेपन्स की डेवलपमेंट की वजह बताते हैं कि 1972 में जो अमेरिका ने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी किया था उससे विड्रॉ किया है, जिसकी वजह से उन्हें अब अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए इक़दाम करने होंगे। क्योंकि एक तरफ तो अमेरिका ने इस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी से विड्रॉ किया और दूसरी तरफ रशियन पेरिफेरी में अपने मिसाइल सिस्टम को लॉन्च किया हुआ था, जिसकी वजह से रशिया को एक बड़ा चैलेंज नज़र आया और शायद इसीलिए रशिया ने इस तरह की डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो दी ताकि दो बड़ी ताकतों में एक बैलेंस ऑफ पावर बना रहे। अब इंडिया भी इन हाइपरसोनिक वेपन्स को डेवलप कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि अब पूरी दुनिया में फिर से एक नई आर्म्स रेस शुरू हो जाएगी, हाइपरसोनिक वेपन्स की रेस। इसकी वजह से दुनिया को अब नए चैलेंजेस का सामना होगा और ये समझने के लिए हमें पूरे स्ट्रक्चर को समझना होगा।